हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के नाम का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि मल्टीवाइब्रेटर का मीनिंग क्या है। ठीक है, मल्टीवाइब्रेटर का मीनिंग होता है वेव फॉर्म जनरेटर से। वेव फॉर्म जनरेटर, वेव फॉर्म जनरेटर कहने का मतलब है ऐसी डिवाइस जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की वेव फॉर्म को प्रोड्यूस कर सके या डिफरेंट डिफरेंट शेप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती है जो डिवाइस, उसे हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म जनरेटर कहते हैं। अच्छा, किसी भी वेव फॉर्म जनरेटर को हम मल्टी वाइब्रेटर बोलेंगे अगर वो वेव फॉर्म की सिर्फ दो ही स्टेट्स हों, यानी वेव फॉर्म जनरेटर जो ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करे, ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करे जिसके पास सिर्फ दो ही स्टेट्स हों, सिग्नल हैविंग टू स्टेट्स ओनली। क्लियर हो गई बात? यानी एक मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेव फॉर्म जनरेटर होगा, बट ऐसा वेव फॉर्म जनरेटर होना चाहिए जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करे जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट्स हों, तो उसे हम मल्टी वाइब्रेटर बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वीडियो में लिखवाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां मैं शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूं। मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा वेवफॉर्म जनरेटर होता है जो आउटपुट पे ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करे जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट्स हों। अब दो ही स्टेट्स वाला सिग्नल कैसा हो सकता है उसको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिग्नल जैसे सबसे सिंपलेस्ट सिग्नल है साइन वेव, इस टाइप की। ठीक है, साइन वेव तो आपने देखी होगी। ठीक है, ये टाइम की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है। तो साइन वेव में कई सारे स्टेट्स होते हैं। ये जो कर्व है, कर्व के हर एक पॉइंट हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है एक साइन वेव में तो कई सारी स्टेट्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये एक ऐसा सिग्नल है जिसमें कई सारी स्टेट्स हैं। हमें तो ऐसा सिग्नल चाहिए जिसमें दो ही स्टेट्स हों। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेव है, ये भी एक वेव फॉर्म है। तो ट्रायंगुलर वेव में भी आप देख रहे हो कि इस वेव का जो स्लोप है उसमें कई सारे पॉइंट से वो स्लोप बन रहा है, यानी कई सारे पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करें? स्टेट्स को। ये क्या है? स्टेट्स हैं। ये क्या है? स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब जो साइन वेव है या ट्रायंगुलर वेव है, ये इनकी कई सारी स्टेट्स होती हैं, हैव मेनी स्टेट्स, हैव मेनी स्टेट्स। क्लियर हो गई बात? चाहे आप इस सिग्नल की बात करो या इस सिग्नल की बात करो, बट मैं आपको एक ऐसा सिग्नल बना के दिखा देता हूं जिसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं। कहने का मतलब है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में क्या होते हैं? सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं। अब स्क्वायर वेव की खास बात क्या होती है कि अगर ये टाइम की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है, तो अप स्टेट का इसे क्या कहेंगे? अप स्टेट। इसे कहेंगे डाउन स्टेट्स, डाउन स्टेट। तो अप स्टेट का टाइम ड्यूरेशन अगर t1 है तो डाउन स्टेट का भी टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? t1 होगा। यानी अप और डाउन स्टेट की जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी जो t1 है वो फिक्स्ड होता है, तभी स्क्वायर वेव बनेगी। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब स्क्वायर वेव के पास सिर्फ दो ही स्टेट्स होती है, एक अप एक डाउन। ये बीच वाले पॉइंट इसलिए काउंट नहीं करते बिकॉज इस लाइन में टाइम तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। टाइम जैसी चेंज होगा ये सीधे अप से डाउन में जंप करता है, फिर यहां से डाउन से सीधे अप में जंप करता है जैसे टाइम चेंज होता है। यानी बीच का कोई पॉइंट ही नहीं होता एक्चुअल में। सिग्नल कुछ ऐसे शेप का होता है, लेकिन समझने के लिए हम सिग्नल में ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिर्फ समझने के लिए। क्लियर हो गई बात? मैं अच्छा फिगर नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप लोग बना लेना। यानी जब टाइम चेंज होगा तो ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर होगी, इस टाइम की एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। यानी टाइम जैसी चेंज होगा अप से डाउन स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्क्वायर वेव सिग्नल है, ये किसका फिगर है? ये है स्क्वायर वेव सिग्नल का। तो ये एक ऐसा सिग्नल है जिसके पास दो ही स्टेट्स होती हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं जिसमें सिर्फ पल्स होती है, जैसे कि डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है,
अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल अप डाउन में इसे 10 वोल्ट पे सेट कर देते हैं, अप स्टेट प्लस 10 वोल्ट है, डाउन स्टेट माइनस 10 वोल्ट है, बट यहाँ पे क्या है, अप स्टेट 5 वोल्ट है और डाउन स्टेट 0 वोल्ट पे है, ये वोल्टेज है, ये टाइम है। तो यहाँ पे भी इसकी दो ही स्टेट है, एक अप एक डाउन, यानी 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ऐसे सिग्नल है जिनकी सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा वेवफॉर्म जनरेटर होता है जिसके आउटपुट पे ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ये स्क्वायर वेव और जैसे ये पल्स। क्लियर हो गई बात? मल्टी वाइब्रेटर का मीनिंग समझ में आ गया। मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा वेवफॉर्म जनरेटर जो इस टाइप के सिग्नल प्रोड्यूस करता है अपने आउटपुट पे, तो उसे हम मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के वीडियो में लिखवाई है, मैं नाम लिख देता हूं वीडियो का, ओपैम्प 21 ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, उस वीडियो में मैंने मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन लिखवाई होगी, तो बार बार मैं एक ही डेफिनेशन क्या लिखवाऊं। अब समझते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखो, आपने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी होगी इसका मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक, यानी एक स्टेट स्टेबल होगी और दूसरी स्टेट अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल, या उसे अनस्टेबल भी नहीं बोलते, उसे क्वासी स्टेबल बोलते हैं, क्वासी स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यानी एक हो गई स्टेबल स्टेट और दूसरी हो गई अनस्टेबल स्टेट या क्वासी स्टेबल स्टेट। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर होगा वो एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे जिसकी एक स्टेट तो स्टेबल होगी और दूसरी स्टेट अनस्टेबल होगी। अब स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट का डिफरेंस क्या है वो समझ लो। जैसे कि मैंने यहां पे एक पल्स बनाई, ठीक है, इस बार दोनों की ड्यूरेशन अलग अलग रख रहा हूं। ठीक है, डाउन स्टेट को थोड़ा छोटा रख रहा हूं, उसकी ड्यूरेशन थोड़ा कम रख रहा हूं, और अप स्टेट की ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रख रहा हूं। अगेन ये टाइम की एक्सिस है और ये वोल्टेज की एक्सिस है। अगेन इसको आप समझ सकते हो, ये प्लस 10 वोल्ट पे अप स्टेट है और माइनस 10 वोल्ट पे डाउन स्टेट है। अब समझो यहां पे खेल क्या है कि अगर मैं बोलूं कि अप स्टेट की टाइम ड्यूरेशन T1 है और डाउन स्टेट की टाइम ड्यूरेशन T2 है, यानी इतना जो टाइम पीरियड है वो T2 है और इतना इतना जो टाइम पीरियड है वो T1 है, और मैं अगर बोलूं कि T1 T2 इज कांस्टेंट, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो डाउन स्टेट की टाइम ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये वाली स्टेट स्टेबल स्टेट हो जाएगी। स्टेबल स्टेट यानी जो अप स्टेट होगी वो स्टेबल स्टेट होगी और जो डाउन जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स है वो अनस्टेबल स्टेट हो गई। वो कैसी हो गई? अनस्टेबल स्टेट हो गई, या इसको और करके क्वासी स्टेबल स्टेट भी बोल सकते हैं, क्वासी स्टेबल स्टेट। क्लियर हुई बात? आप कहोगे सर आपने ये हवा में कैसे बता दिया, कैसे ये सब? ये देखो पहले से डिसाइड है, वेल डिसाइड है, किताब वालों ने ऐसा डिसाइड कर रखा है तो मैं ऐसा आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका लॉजिक कहां से आया वो मैं समझा सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर वेव सिग्नल होता है वो एक्चुअली ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है। और जब मैंने ये वीडियो बताया था तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी जिसमें दोनों स्टेट अनस्टेबल होती हैं, बोथ स्टेट्स आर अनस्टेबल। क्लियर हो गई बात? यानी ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा वेवफॉर्म जनरेटर होता है जिसके आउटपुट पे ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसकी दोनों ही स्टेट अनस्टेबल हो, और इसका एग्जांपल है स्क्वायर वेव सिग्नल। तो कुल मिला के इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है, वो वीडियो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, उस वीडियो का नाम मैंने लिख दिया। यानी ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा वेवफॉर्म जनरेटर जिसकी दोनों स्टेट अनस्टेबल हो, इसका एग्जांपल है स्क्वायर वेव सिग्नल। अब मैं बताऊं इस स्क्वायर वेव सिग्नल एक ऐसी वेवफॉर्म है जिसकी दोनों स्टेट अनस्टेबल है, बिकॉज क्या है, दोनों ही फिक्स्ड है, दोनों ही फिक्स्ड है। अगर डाउन स्टेट भी फिक्स्ड है, अप स्टेट भी फिक्स्ड है, क्योंकि अप स्टेट और डाउन स्टेट की टाइम ड्यूरेशन फिक्स है,
तो इसका मतलब दोनों ही स्टेट फिक्स्ड है, इसका मतलब दोनों ही स्टेट अनस्टेबल है। मैंने यहाँ क्या लिखवाया, जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स है या कांस्टेंट है वो है अनस्टेबल स्टेट। तो यहाँ डाउन भी फिक्स्ड है, अप भी फिक्स्ड है, इसका मतलब दोनों ही स्टेट अनस्टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ डाउन स्टेट ही की टाइम ड्यूरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ डाउन स्टेट ही अनस्टेबल स्टेट है या क्वासी स्टेबल स्टेट है। लॉजिक समझ में आ गया? अब फिर भी माइंड में अगर डाउट है तो उसका लॉजिक मैं समझाता हूं कि आपके माइंड में डाउट क्या है। डाउट ये है कि जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स थी उसे आपने अनस्टेबल बोल दिया, और जिसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमें पता नहीं है उसे आपने स्टेबल स्टेट बोल दिया। ऐसा क्यों, उसका रीजन समझो। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डाउन स्टेट में, एग्जांपल समझो, अगर हम डाउन स्टेट में है तो आपको पता है कि T2 टाइम ड्यूरेशन के बाद डाउन स्टेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसका तो कोई, इस कांस्टेंट कहने का मतलब है कि अगर आप डाउन स्टेट में है यानी T2 टाइम के बाद डाउन स्टेट खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मर जाएगी। तो जो चीज मर जाएगी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे इंसान 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद मर जाते हैं, तो इसका मतलब हम अनस्टेबल है, हम तो स्टेबल है ही नहीं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो स्टेट एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद खत्म हो जा रही है वो अनस्टेबल रहेगी, और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वो तब तक स्टेबल ही रहेगी। क्लियर हो गई बात? यानी जिसकी लाइफ का हमें पता है, जिसकी लाइफ के बारे में हमें पता है कि वो जो डाउन स्टेट है वो T2 टाइम ड्यूरेशन तक ही जिंदा है, तो वो अपने आप अनस्टेबल हो गई। कहानी तो यही है, देखो लॉजिक यही है, इनके नामकरण के पीछे लॉजिक यही है कि जिसकी जिंदगी की बारे में हमें पता है कि वो इतने टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, यानी डाउन स्टेट T2 टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, इसका मतलब डाउन स्टेट यहां अनस्टेबल स्टेट है। तो अपने आप एक स्टेट अगर हमें पता चल गई अनस्टेबल है, तो ऑटोमेटिक आपकी दूसरी स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल स्टेट हो जाएगी। क्योंकि देखो एक बात है, जैसी टाइम ड्यूरेशन T2 खत्म होगी ये अप स्टेट में चला जाएगा। अब स्टेट कब तक है हमें उसके बारे में पता नहीं है, अब जिसके बारे में पता नहीं है भैया हम तो कहेंगे वो लाइफ टाइम है ना। तो इसका मतलब दूसरी स्टेट अपने आप स्टेबल स्टेट हो गई, और पहली स्टेट जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसे आप अनस्टेबल स्टेट बोलोगे। ये माइंड में रखना, और ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी थ्योरी को पूरा पढ़ोगे इस वीडियो में, तो और ये टर्म्स का नाम कैसे पढ़ा वो समझ जाओगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, टाइम की एक्सिस है, वोल्टेज की एक्सिस है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, अप स्टेट की टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या पता है, T1 की टाइम ड्यूरेशन के बारे में अगर पता है तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि T1 इज कांस्टेंट और T2 के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, यानी डाउन स्टेट में ये कितना रहता है हमें नहीं पता है, तो अपने आप ये क्या हो गई, अनस्टेबल स्टेट हो गई। ये क्या हो गई, अनस्टेबल स्टेट हो गई, या क्वासी स्टेबल स्टेट हो गई, क्वासी स्टेबल स्टेट हो गई। यानी अब मैंने क्या बोला, अप स्टेट का टाइम ड्यूरेशन पता है, यानी अप स्टेट T1 टाइम के बाद अपने आप फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, और सीधे डाउन स्टेट पे सिग्नल पहुंच जाएगा। इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन मुझे डाउन स्टेट की नहीं पता है, समझ रहे हो मेरी बात? T2 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है भाई, तभी तो मैं इसे स्टेबल स्टेट बोल रहा हूं। अगर इसके बारे में भी पता चल जाता, सोच के देखो, अगर इसके बारे में भी मुझे पता चल जाता तो ये भी तो अनस्टेबल बन जाती ना। तो इसके बारे में हमें जब तक पता नहीं है, जब तक हमें डाउन स्टेट की टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता नहीं है, ये बन गई स्टेबल स्टेट। ठीक है, और जिसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमें पता है वो बन गई अनस्टेबल स्टेट। तो इसका मतलब मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कौन से हुए, ऐसे वेव फॉर्म जनरेटर जो आउटपुट पे ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करें जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट हो, उनमें से एक स्टेट की टाइम ड्यूरेशन हमें पता हो और दूसरे की ना पता हो, यानी एक स्टेट अनस्टेबल हो और दूसरी स्टेबल हो। तो ऐसे मल्टीवाइब्रेटर को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे समझो कि हम यहाँ पे इस वीडियो में मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाने वाले हैं, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक फंक्शन है वो समझ लो ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। देखो, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है,
ठीक है, उसका सर्किट सिंबल कैसा होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसके दो इनपुट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव और एक आउटपुट होता है, दो इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, इसे शॉर्टकट में ओप एम्प भी लिखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं ओप एम्प वर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, अगर ये सिग्नल है V1 वोल्टेज सिग्नल है और ये V2 वोल्टेज सिग्नल है, तो जो इसका आउटपुट है, जो इसका जो आउटपुट है उसका फॉर्मूला होता है AV1 माइनस V2। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जो A होता है वो होता है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जो कि फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसकी जनरली वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁵ ये नंबर होता है, वोल्टेज गेन की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर रन कब करेगा, ये ऐसा फॉर्मूला यानी ये आउटपुट पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट कब प्रोड्यूस करेगा, यानी इनपुट पे अगर मैं वोल्टेज सिग्नल दूंगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आउटपुट कब प्रोड्यूस करेगा, जब मैं इसे सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करूंगा। सप्लाई वोल्टेज यानी बैटरी या सेल के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम प्लस VCC से रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को माइनस VEE से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली ये क्या होता है 10 वोल्ट, 10 या 15 वोल्ट, प्लस 15 वोल्ट और ये होता है माइनस 15 वोल्ट। तो होता क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 वोल्ट करूं, यहाँ पे 1 वोल्ट सेट करूं, तो इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा, ए की वैल्यू हो गई 2 × 10⁵। ठीक है, V1 की वैल्यू है 2, V2 की वैल्यू है 1, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा 2 × 10⁵ वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं ले सकता, बिकॉज वो जिस वोल्टेज से रन कर रहा है वो तो +15 -15 है। इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो +15 वोल्ट और -15 वोल्ट के बीच में लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, जो चला रहा है उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज थोड़ी ना प्रोड्यूस कर लेगा। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पापा 10,000 रुपए दे रहे हैं तो मेरे पास 20,000 थोड़ी ना आ जाएंगे, 10,000 से कम ही रहेंगे खर्चा करने के बाद भी। अब पता नहीं कैसा सड़ा हुआ एग्जांपल दिया, लेकिन समझ जाओ कि सप्लाई वोल्टेज अगर 15 वोल्ट की है तो आउटपुट कभी 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, बस इतना याद रखो। क्लियर हो गई बात, यानी ये सिचुएशन है कि जो आउटपुट होगा वो -15 और +15 वोल्ट के बीच में ही रहेगा। ठीक है, यानी जो इसके आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलूं तो उसे हम +V सैचुरेशन से दिखाते हैं, और आउटपुट की जो मिनिमम वैल्यू होती है V मिनिमम, उसे हम -V सैचुरेशन से दिखाते हैं। और एक टिपिकल एग्जांपल के लिए मैं इसकी वैल्यू बता दूं, इसकी वैल्यू अगर 15 वोल्ट और +15 वोल्ट और -15 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दिया है तो इसकी वैल्यू हो सकती है +12 वोल्ट और -12 वोल्ट के बीच में। यानी इसका जो आउटपुट है वो 15 वोल्ट तक नहीं पहुंचेगा, हो सकता है वो +12 वोल्ट तक मैक्सिमम पहुंच जाए और मिनिमम -12 वोल्ट तक पहुंच जाए। इसका मतलब जो इसका जो आउटपुट होगा वो सैचुरेशन पे रहेगा। ठीक है, अब समझो ये एक बात, यहीं पे ये बात समझो कि अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाए तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो प्लस सैचुरेशन पे जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, अब इतना वोल्टेज तो ये दे नहीं सकता ना। अगर मैंने इनपुट पे 1 वोल्ट और 2 वोल्ट लगाया है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतना वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव का है, इसका मतलब ये आउटपुट कितना देगा प्लस का 12 वोल्ट, ये आउटपुट देगा +V सैचुरेशन। अब हो सकता है दूसरा, ये तो पहला एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि इस एग्जांपल में मैंने V1 की वैल्यू 2 वोल्ट और V2 की वैल्यू 1 वोल्ट सेट करी। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो कि V1 की वैल्यू में 1 वोल्ट सेट कर दूं, V2 की वैल्यू में 2 वोल्ट सेट कर दूं। अब होता क्या है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, VO = 2 × 10⁵, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है इस फॉर्मूले में, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी और ये हो जाएगा 1 - 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा -2 × 10⁵, यानी निगेटिव, यानी आउटपुट निगेटिव में मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है -12 वोल्ट, या आउटपुट कितना हो सकता है -V सैचुरेशन। यानी आउटपुट कुछ भी हो, अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है, जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, यानी इस लिमिट को क्रॉस करने का मतलब, अब इतना डिटेल में समझने के बाद इसका मतलब जो आउटपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो आउटपुट है वो -V सैचुरेशन और +V सैचुरेशन के इक्वल या इनके बीच में हो सकता है, यही तो होगा आउटपुट। अभी तक मैंने
इक्वल वाली कंडीशन नहीं लिखी थी पहले, इस बार अब मुझे पता चल गया मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया, तो इक्वल वाली सिचुएशन भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आउटपुट जैसे ही इस रेंज के बाहर जाएगा, यानी प्लस वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन के बाहर जाएगा, इसका आउटपुट सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, या तो पॉजिटिव सैचुरेशन या तो नेगेटिव सैचुरेशन। यानी यहां फॉर्मूले से क्या कंडीशन क्लियर है कि देखो सिंपल सी बात है, गेन वेरी वेरी लार्ज है, तो इसका मतलब जैसे ही V1 ग्रेटर देन V2 होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो प्लस V सैचुरेशन पे चला जाएगा, बिकॉज V1 बड़ा है V2 छोटा है, इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज के लिए आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। और अगर सेम सिचुएशन हो ऐसी, V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी इस बार V2 बड़ा है V1 छोटा है, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सैचुरेशन पे चला जाएगा, बिकॉज V2 बड़ा है तो निगेटिव आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ये निगेटिव सैचुरेशन पे चला जाएगा। ये फैक्ट याद रखना, इसके डेरिवेशन में काम आएगा। इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हाई वोल्टेज पे है तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे रहेगा, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निगेटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज पे है तो आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे रहेगा। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करके ही हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो ये अनस्टेबल स्टेट है उसकी टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमें इस वीडियो में भी करना है। क्लियर हो गई बात? अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो समझ लो, अभी स्टार्टिंग में ही समझ लो, मैं इसको मिटा रहा हूं जस्ट समझाने के लिए बताया था। देखो इसका डायग्राम अगेन मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि जो वीडियो था ओप एम्प 21 ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसी के सर्किट जैसा ही है। अगर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के सर्किट की बात करूं, पता नहीं कैसी स्पेलिंग लिख दी, मल्टी वाइब्रेटर, तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिन लोगों ने ये वीडियो पढ़ा है मेरा, उसमें सर्किट डायग्राम मैंने कैसे बनाया था, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, ठीक है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा था, यहां पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहां पे भी क्या था, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट था और एक फीडबैक से कनेक्ट था, और यहां पे इसे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा था, ऐसा था, ठीक है, और मैंने इसमें कोई सिग्नल दिए नहीं थे, ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा था और कैपेसिटर को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा था। ये था किसका डायग्राम, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। अब हम मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जो ये मैंने बोला ना, जो स्टेट जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स थी, यानी T2 को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक अलग से डायोड लगा के एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो कि निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स होती है, निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स कहने का मतलब है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के सर्किट में ही चेंज कर रहे हैं हम, निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स, यानी ये 0 वोल्ट होगा, ये माइनस का 5 वोल्ट होगा, इस टाइप की निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स, इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स का यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करने के लिए। क्लियर हो गई बात? अब एक डायोड यहां पे पॉजिटिव इनपुट पे, और एक डायोड हम कहां लगा देते हैं, इस कैपेसिटर के जस्ट पैरेलल लगा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने क्या चेंज किया, ये जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, इतना सा हिस्सा ये हमने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में अलग से कनेक्ट किया है, बाकी पूरा सर्किट सेम है। क्लियर हो गई बात? ये अलग से हमने क्यों पार्ट ऐड करे, बस एक स्टेट की टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करने के लिए। यानी ये दो डायोड अलग से जोड़ने से क्या फायदा होता है कि इसका जो आउटपुट होगा उसकी पल्स की, उसके आउटपुट वेवफॉर्म की एक स्टेट को की टाइम ड्यूरेशन को हम फिक्स कर लेते हैं इन डायोड को लगाने से। अब मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के जब आप नोट्स बनाओगे तो स्टार्टिंग में क्या लाइनें लिखोगे वो समझ लेते हैं, ठीक है? ये सब नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो जब आप मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के ऊपर नोट्स बनाओगे तो स्टार्टिंग में ये लाइनें लिख सकते हो, मैं एक बार पढ़ देता हूं। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ वेवफॉर्म जनरेटर विच रिक्वायर्ड एन इनपुट पल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट वेवफॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में भी क्लियर किया था कि
इसकी फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन यानी आउटपुट पल्स की एक स्टेट की टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करने के लिए हमें इनपुट पे एक पल्स चाहिए होती है जो कि जनरली निगेटिव गोइंग पल्स होती है, जो कि जनरली क्या होती है, एक निगेटिव गोइंग पल्स होती है। क्लियर हो गई बात? प्रोड्यूस एन आउटपुट वेवफॉर्म हैविंग ओनली टू स्टेट्स, यानी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक ऐसा मल्टीवाइब्रेटर होता है जिसके इनपुट पे हमें एक पल्स चाहिए अगर मुझे आउटपुट पे एक वेवफॉर्म जनरेट करनी है। ऐसी वेवफॉर्म जनरेट करनी है जिसमें दो ही स्टेट्स हों, वेयर वन स्टेट इज स्टेबल एंड अदर स्टेट इज अनस्टेबल, यानी मुझे एक ऐसी वेवफॉर्म जनरेट करनी है जिसमें एक स्टेट यानी दो ही स्टेट हो, जिसकी एक स्टेट स्टेबल हो और दूसरी अनस्टेबल हो। तो ऐसा करने के लिए हमें मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट में इनपुट पे एक पल्स देनी पड़ेगी, तभी जाके आउटपुट पे एक ऐसी पल्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे जिसकी एक स्टेट स्टेबल हो और दूसरी स्टेट अनस्टेबल हो। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। अनस्टेबल स्टेट इज आल्सो नोन एज क्वासी स्टेबल स्टेट बिकॉज दिस स्टेट रिमेन स्टेबल फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन, यानी जिस स्टेट की टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, यानी हमें पता है वो स्टेट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहने वाली है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल स्टेट बोलेंगे या क्वासी स्टेबल स्टेट बोलेंगे। यानी क्वासी स्टेबल स्टेट वो जिसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स है या स्टेबल है। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फुल स्टॉप। द सर्किट डायग्राम इज गिवन बिलो। गिवन बिलो कहने का मतलब इसके बाद ये डायग्राम बनाओगे। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है इसकी खास बात की ये है कि मैंने इसे ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट में ही कुछ चेंज करके इसे बनाया है। तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट अगर आपको याद है तो इस सर्किट को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ए स्टेबल के सर्किट में सिर्फ दो डायोड, एक D1 और एक डायोड D2 को प्लेस कर रखा है। इनका फंक्शन क्या है वो आगे मैं वर्किंग में समझाऊंगा, लेकिन इसकी वर्किंग को समझने के लिए अगेन कंसेप्ट याद रखना कि मैंने आपको बताया था ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कैसे करता है कि अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो जो इसका आउटपुट होगा वो प्लस V सैचुरेशन पे रहेगा, ठीक है। और अगर V1 इज लेस देन V2 तो इसका आउटपुट माइनस V सैचुरेशन पे रहेगा। इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। बाकी आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में ये सब काम नहीं आएगा, बस ये फंक्शन काम आएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे अगर पॉजिटिव इनपुट हाई वोल्टेज पे है तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे होगा, और अगर निगेटिव इनपुट हाई वोल्टेज पे है तो आउटपुट निगेटिव होगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बस यही फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस लाइन को लिखने के बाद ये सर्किट डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप वर्किंग समझाओगे कि ये सर्किट काम कैसे करता है और इसकी आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो वर्किंग में ये सब समझेंगे। तो हेडिंग डालोगे वर्किंग ऑफ दिस सर्किट कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग 3 स्टेप्स। अब इसकी अगर वर्किंग समझनी है तो इसके 3 स्टेप्स समझने पड़ेंगे। पहला है स्टेबल स्टेट, फिर दूसरा है ट्रांजिशन टू अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट को आप टाइमिंग स्टेट भी बोल सकते हो, और थर्ड है अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। अनस्टेबल स्टेट को मैंने बताया था क्वासी स्टेबल स्टेट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इन स्टेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरह से, यानी ये फंक्शन किस तरह से करेगा, ये काम किस तरह से करेगा ये सर्किट, उसके ऊपर आप डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं। तो पहले समझते हैं स्टेबल स्टेट क्या होती है, ठीक है। यानी ए स्टेबल स्टेट को मैंने क्या बोलता है, ए स्टेबल स्टेट। अच्छा, स्टेबल स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझो। देखो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो इस सर्किट का आउटपुट होगा वो या तो प्लस V सैचुरेशन में होगा या माइनस V सैचुरेशन में होगा। ये क्लियर है? देखो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि आउटपुट इसका प्लस V सैचुरेशन में ही हमेशा रहे, नहीं तो दो स्टेट कहां से बनेंगी। अब ये मल्टी वाइब्रेटर है यानी इसके आउटपुट की दो स्टेट होंगी, या तो पॉजिटिव सैचुरेशन होगी पहली स्टेट और दूसरी स्टेट निगेटिव सैचुरेशन होगी। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव सैचुरेशन के बीच में स्विच होता रहेगा। तो इसका मतलब या तो इसका आउटपुट प्लस V सैचुरेशन में होगा या तो इसका आउटपुट माइनस V सैचुरेशन में होगा। तो इसके दो कंडीशन पॉसिबल है, यानी लेट अस टू डिटरमाइन, आप लिखोगे टू डिटरमाइन स्टेबल state of this circuit
लेट अस अज्यूम दैट पहला केस फर्स्ट, इसके दो केस हम स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, लेट अस अज्यूम दैट केस फर्स्ट यानी केस अज्यूम दैट एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जब टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट को मेजर करना, तो उस टाइम 0 था। अगर हम ये ऐसा अज्यूम करें तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आउटपुट उस टाइम, क्योंकि आउटपुट या तो प्लस सैचुरेशन पे होगा या तो माइनस सैचुरेशन पे होगा, तो लेट अस सपोज आउटपुट प्लस सैचुरेशन पे है, तो इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि इसके वोल्टेज से V1 पे भी वोल्टेज मिलेगा, यानी यहां पे अगर आउटपुट प्लस सैचुरेशन पे है तो V1 की वैल्यू क्या होगी? देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से, मैं समझा देता हूं। ये आपका आउटपुट है, तो आउटपुट दो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, R1 और R2, तो ये क्या होगा? R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है। और वोल्टेज V1 कहां है? R1 और R2 के बीच में है, यानी यहां पे वोल्टेज V1 है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आप लगाओगे तो V1 की वैल्यू क्या निकलेगी? देन V1 की वैल्यू क्या निकलेगी? R2 R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई VO। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमने निकाला। ये यहां पे आपको क्या लगाना होगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अच्छा, लेट मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट ऐसा अज्यूम कर लूं कि R2 R1 प्लस R2 की वैल्यू को अगर मैं बीटा अज्यूम कर लूं, तो यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस केस में आउटपुट अगर प्लस V सैचुरेशन पे था, तो उस केस में V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी बीटा VO। अब VO की वैल्यू क्या है? प्लस V सैचुरेशन, यानी V1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस बीटा V सैचुरेशन। अच्छा, इस केस में वो क्या होगा? V2 क्या होगा? अब देखो V2 का जो वोल्टेज होगा वो इस कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, यानी कैपेसिटर के वोल्टेज को अभी के लिए मैं VC अज्यूम कर लूं, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VC वही V2 के इक्वल होगा। यानी उसके कंडीशन में आप समझो कि इस वोल्टेज की वजह से एक करंट फ्लो होगा, इधर नहीं जाएगा। याद रखना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे कोई करंट नहीं जाता। अगर मैं इसे I1 और इसे I2 करंट बोलूं तो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए I1 I2 की वैल्यू 0 होती है, यानी इनपुट पे कोई करंट नहीं जाएगा। जितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो फीडबैक करंट फ्लो हो रहा है, वो पूरा का पूरा इस कैपेसिटर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। बट मैं आपको बताऊं कि कैपेसिटर क्या करेगा? इस VO यानी कैपेसिटर क्या करेगा? सिंपल सी बात है, देखो कैपेसिटर की तरफ, यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वही V2 का वोल्टेज होगा। अब कैपेसिटर का वोल्टेज अप्रोच करेगा प्लस का V सैचुरेशन को, समझ में आ रही बात? प्लस के V सैचुरेशन को अप्रोच करेगा, बिकॉज आउटपुट t इक्वल टू 0 टाइम पे कहां है? प्लस के V सैचुरेशन पे, यानी कैपेसिटर प्लस के V सैचुरेशन तक चार्ज होने की कोशिश करेगा। बट होगा क्या कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वो इसका भी वोल्टेज होगा, यानी दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, बिकॉज दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कनेक्ट है। यानी आप इसे ऐसा भी बना सकते हो, यानी दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, तो इसका मतलब जो वोल्टेज कैपेसिटर पे होगा वही डायोड का वोल्टेज होगा। इसका मतलब ये यहां तक अप्रोच तो करना चाहेगा, बट चार्ज कहां तक होगा? यानी V2 का जो वोल्टेज होगा, जो कि कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होगा, वो इस डायोड के वोल्टेज के बराबर ही रह जाएगा। और डायोड के अक्रॉस, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज है, तो डायोड का अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल 0 वोल्ट पे, इसका मतलब ये फॉरवर्ड वाइज में है। और फॉरवर्ड वाइज में डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो मैं बताऊं सिलिकॉन के केस में, अगर वो डायोड सिलिकॉन से बना है तो 0.7 वोल्ट ही होता है, यानी फॉर सिलिकॉन, फॉर SI VD की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.7 वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटर चाहता तो था प्लस V सैचुरेशन तक चार्ज होना, बट वो सिर्फ VD तक ही चार्ज होगा। VD की वैल्यू आप लिख लो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, आउटपुट ये था, तो ठीक है, अज्यूम दैट, पूरा लिखना, एट t इक्वल टू 0 लेट
VO इक्वल टू प्लस V सैचुरेशन। ठीक है, तो उस केस में हमें ये रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, इंप्लाइज दैट यहां से हमें ये पता चल रहा है V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब एज टाइम पासेज, ठीक है, यानी आप ऐसे लिखोगे एज t इज ग्रेटर देन 0, यानी टाइम जैसे जैसे बीतेगा, तो सिंपल सी बात है, इंप्लाइज दैट V1 इज ग्रेटर देन V2, इंप्लाइज दैट आउटपुट रिमेन इन प्लस V सैचुरेशन। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझ लो, यहां ऐसे लिखना, यानी टाइम जब ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमेशा हम देख रहे हैं कि क्योंकि Vd की वैल्यू क्या है 0.7 वोल्ट है ना, यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वही V2 का वोल्टेज होगा, यानी V2 की वैल्यू V1 से ऑलवेज कम ही होगी। अरे यार मैं बीटा की एक टिपिकल वैल्यू बताऊं, बीटा की एक टिपिकल वैल्यू 0.5 होती है, और सैचुरेशन की वैल्यू मैंने बताया 10 वोल्ट भी अगर अज्यूम कर लो, V सैचुरेशन की प्लस V सैचुरेशन की वैल्यू 10 वोल्ट अज्यूम कर लो, तो हर हाल में आपको दिख रहा है, जस्ट ये एग्जांपल मैंने बताया ताकि आप रिलेट कर पाओ कि V1 की वैल्यू V2 से हमेशा ही बड़ी रहेगी। अगर आउटपुट क्या है इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर आउटपुट प्लस V सैचुरेशन है, तो हर हाल में चाहे टाइम आगे बढ़ता रहे, टाइम आगे बीतता रहे, उसके बाद भी V1 V2 से बड़ा ही रहेगा और आउटपुट हमेशा प्लस V सैचुरेशन पे ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये एक स्टेबल स्टेट है, यानी टाइम बीतता जाएगा, अंत तक बीतता जाएगा, तब भी यही हाल रहेगा। क्लियर हो गई बात? अभी याद रखो ये सब हम स्टडी कब कर रहे हैं, जब V इनकी वैल्यू 0 है। इसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी सर्किट में हमने ये क्लॉक पल्स दी भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये क्लॉक पल्स अभी दी भी नहीं है, तब हम स्टडी कर रहे हैं। यानी यहां पे आप ये लिख सकते हो एंड, इसी के आगे एंड V इन इक्वल टू 0। हमने इनपुट वोल्टेज दिया ही नहीं है, यानी इनपुट वोल्टेज दिया ही नहीं है जब हम स्टेबल स्टेट की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस स्टेबल स्टेट की स्टडी करने में के सेकंड, अब मैंने बोला था या तो इसका आउटपुट प्लस V सैचुरेशन पे रहेगा या तो माइनस V सैचुरेशन पे रहेगा। अब के सेकंड में एट t इक्वल टू 0 लेट आउटपुट माइनस V सैचुरेशन पे है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में समझो कि अगेन V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से V1 की वैल्यू हो जाएगी बीटा V नॉट, इंप्लाइज दैट V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बीटा V सैचुरेशन। अच्छा, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू हो जाएगी Vc के इक्वल, और Vc कहां तक चार्ज होने की कोशिश करेगा? माइनस V सैचुरेशन तक। अरे यार ये चार्ज पॉजिटिवली भी हो सकता है, चार्ज निगेटिवली भी हो सकता है। निगेटिवली चार्ज होने का मतलब है ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये इस केस में जब आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे होगा तो ये माइनस V सैचुरेशन तक चार्ज होने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हमें पता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू ओवरऑल निगेटिव ही रहेगी, यानी कुल मिला के मैं V2 की वैल्यू को निगेटिव ही बना दूं, या मैक्सिमम बना देते हैं। मैक्सिमम बना के ये कहां तक चार्ज हो जाएगा? माइनस का V सैचुरेशन तक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैंने स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर रखा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था, आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे था, तो कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस V सैचुरेशन की तरफ चार्ज होने की कोशिश करेगा, और कहां तक चार्ज होगा? यहीं तक। तो लेट अस सपोज कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है कि आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे है, तो V1 की वैल्यू माइनस बीटा V सैचुरेशन पे है, तो V2 की वैल्यू माइनस V सैचुरेशन पे रहेगी, बिकॉज कैपेसिटर तो आउटपुट वोल्टेज के बराबर चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या सिचुएशन मिली? यहां से मिली V1। अब मैं बता दूं अगेन क्या है, अगेन यहां पे समझो कि बीटा की वैल्यू है 0.5, जस्ट समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, ताकि माइंड में क्लियर हो। इंप्लाइज दैट
V1 अगेन बड़ा है V2 से। क्यों? V2 देखो, अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर -V सैचुरेशन की वैल्यू है -10, तो -10 में 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -5। तो यानी ये हो गया -5, ये हो गया -10। मैंने वैल्यू लिख दी एग्जांपल को समझने के लिए कि क्या मैंने ये लाइन कैसे लिख दी कि V सैचुरेशन की वैल्यू 10 है, वोल्ट बीटा की वैल्यू 0.5 है, तो -5 और -10 में बड़ा कौन है? -5। यानी ये कम निगेटिव है, ये ज्यादा निगेटिव है। इसका मतलब V1 पॉजिटिव है, मतलब V1 बड़ा है, V2 छोटा है, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इंप्लाइज दैट आउटपुट कहां होगा? आउटपुट प्लस V सैचुरेशन पे ही तो रहेगा। मैं यही प्रूफ कराना चाहता था। ठीक है, एग्जांपल इसीलिए लिख रहा हूं ताकि कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। देखो यहां पे कैपेसिटर चार्ज तो यहां तक होना चाहता था, बट ये डायोड लगाने की वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो डायोड के वोल्टेज के बराबर ही रहेगा जब आउटपुट पॉजिटिव हो। निगेटिव के केस में क्या हो रहा है? निगेटिव के केस में समझो ये डायोड रिवर्स वाइस में है। अब जब आउटपुट निगेटिव हो गया, ये सेकंड केस में क्या है? डायोड अब यहां पे निगेटिव है, यहां पे जीरो है, यहाँ निगेटिव वोल्टेज है, यहाँ जीरो वोल्ट है। इसका मतलब ये हाई है, ये लो वोल्टेज है। इसका मतलब अब ये रिवर्स वाइस में है। रिवर्स वाइस में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना भी आ सकता है, तो कितना आएगा? सैचुरेशन तक आएगा। तो यहां पे डायोड प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहां पे डायोड फॉरवर्ड वाइस में था, तो फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज डिफरेंस इतना बन सकता है डायोड के अक्रॉस, बट यहां पे डायोड रिवर्स वाइस में है। ठीक है, यहां पे डायोड क्या है? यहां लिख सकते हो, बिकॉज ये लाइन लिखने से पहले ये लिख सकते हो, मतलब यहां पे मैं स्टार बना दे रहा हूं, यानी जब आपने ये लिखा है तो यहां पे स्टार में आप लिखोगे बिकॉज डायोड D2 D1 is in the reverse bias when VO equal to -V saturation. So capacitor can be charged up to -V saturation. ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यानी जहां पे आपने ये लाइन लिखी है उसके बाद आप स्टार बनाने का मतलब है इस लाइन के जस्ट बाद आप ये लाइन लिखोगे, बिकॉज डायोड D1 is in reverse bias when output is negative saturation, so capacitor can be charged up to -V saturation. तो -V saturation देखो रिवर्स वाइस में होने पे क्या होता है? डायोड के अक्रॉस कितना भी वोल्टेज डेवलप किया जा सकता है। फॉरवर्ड वाइस में सिर्फ 0.7 वोल्ट ही डेवलप किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स वाइस में इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है इसका मतलब जितना आउटपुट पे होगा उतना कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज डेवलप कर सकता है, या चार्ज उतना हो सकता है। तो इसके बाद फिर V2 इज इक्वल टू, यानी सिंपल सी बात है, जहां तक चार्ज हो सकता है वहां तक वोल्टेज आएगा इस V2 टर्मिनल पे। तो V2 का वोल्टेज होगा -V सैचुरेशन। अब सिंपल सी बात है, V1 की वैल्यू -बीटा सैचुरेशन है और V2 की वैल्यू -V सैचुरेशन है। तो सिंपल सी बात है, V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब आउटपुट प्लस V सैचुरेशन पे रहेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैंने इनपुट पे कोई क्लॉक पल्स नहीं ली है, अगेन यहां पे समझो, यहां पे भी ये बात क्लियर रखना, एंड इनपुट इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में मैंने क्या किया है? आउटपुट की इनिशियल कंडीशन अज्यूम करने के लिए इनपुट क्लॉक पल्स को अज्यूम किया है कि वो 0 पे है। तो हर हाल में, यानी जब हम आउटपुट को पॉजिटिव सैचुरेशन पे लेते हैं तब भी इस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कहां पे पहुंच जाता है? पॉजिटिव V सैचुरेशन पे। और जब भी हम इनिशियली ये अज्यूम करते हैं कि आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे है तब भी सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव V सैचुरेशन पे ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल स्टेट कौन सी हुई? प्लस V सैचुरेशन स्टेट इज स्टेबल स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अरे सिंपल सी बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, केस फर्स्ट जब मैंने अज्यूम किया कि जब टाइम हमने मेजर किया था, टाइम जैसे स्टार्ट किया था, आउटपुट अगर पॉजिटिव सैचुरेशन पे है
तो भी कैलकुलेशन करने के बाद आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे ही था। और अगर हमने स्टार्टिंग में यह अज्यूम किया कि आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे है, तो उस केस में आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे ही मिल रहा है, यानी ओवरऑल आउटपुट इसका पॉजिटिव सैचुरेशन पे ही रहेगा, चाहे इनिशियली कुछ भी हो आउटपुट। एट द एंड आउटपुट इसका, अगर मैंने क्लॉक पल्स नहीं दी है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने क्लॉक पल्स नहीं दी है तो इसका आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे ही रहेगा। दोनों केस की स्टडी से यही क्लियर हुआ है कि अगर मैंने इनपुट पे क्लॉक पल्स नहीं दी है, अगर मैंने इनपुट पे क्लॉक पल्स नहीं दी है, तो चाहे आप एज्यूम कुछ भी कर लो स्टार्टिंग में, आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे ही रहेगा। इन लाइनों का मीनिंग ये है। तो कंक्लूजन क्या निकला उसको नोट्स में लिख लेते हैं, ये सब पॉज करके नोट कर लो। तो जो भी आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया उसका रिजल्ट आप इस तरह से नोट्स में लिख सकते हो आगे। इट मींस इफ इनपुट क्लॉक पल्स यानी v इन इक्वल टू 0, अगर इनपुट क्लॉक पल्स को अगर मैंने नहीं दिया है यानी 0 बनाया है, इज नॉट अप्लाइड टू इनपुट ऑफ दिस सर्किट, यानी इनपुट क्लॉक पल्स अगर मैंने इस सर्किट पे अप्लाई नहीं की है, देन आउटपुट रिमेन इन प्लस वी सैचुरेशन। हम दोनों केस में स्टडी कर चुके हैं कि आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे ही रहेगा। दैट इज बिफोर इनपुट क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू इट्स इनपुट, यानी टाइम जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, यानी टाइम 0 से जब पहले, यानी जब मैंने टाइम मेजर करना शुरू किया, यानी टाइम को जब 0 बनाया, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे था। यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 हमने सेट किया, उससे पहले आउट इस सर्किट में क्या क्या था, यानी जब टाइम, देखो मैंने इस सर्किट के आउटपुट को मेजर कब किया, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, यानी टाइम t इक्वल टू 0 से पहले, यानी उस टाइम से पहले इस सर्किट का जो आउटपुट था वो प्लस वी सैचुरेशन पे था, V1 प्लस बीटा वी सैचुरेशन पे था, V2 VD पे था, यानी इस डायोड के वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा वो डायोड के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, और मैंने बताया जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही V2 का वोल्टेज होगा, यानी V2 इस डायोड के वोल्टेज के इक्वल होगा, फॉरवर्ड वाइज में इस डायोड के वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, 10 प्लस वी सैचुरेशन इज स्टेबल स्टेट ऑफ दिस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैंने क्लॉक पल्स नहीं दी थी, क्योंकि क्लॉक पल्स ही अनस्टेबल स्टेट बना रही है, यानी जो स्टेट इसके पास पहले से है वो क्या है, स्टेबल स्टेट है। यानी दोनों ही केस में हमने जब ये देखा कि इसका जो आउटपुट है वो प्लस वी सैचुरेशन पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब प्लस वी सैचुरेशन, दस प्लस वी सैचुरेशन इज द स्टेबल स्टेट ऑफ दिस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये सब डिटेल काम आने वाली है। ठीक है, एट टाइम t equal to 0, if we apply the negative going clock pulse to its input, देन होगा क्या? देखो सिंपल सी बात है, देन एट t इक्वल टू 0, हमारे पास t इक्वल टू 0 पे क्या था, आउटपुट सडनली चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने क्लॉक पल्स दी, आउटपुट तो तुरंत चेंज नहीं होगा, यानी आउटपुट उसी पे रहेगा जो टाइम t इक्वल टू 0 से पहले जो था, तो यानी आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे ही रहेगा। इसका मतलब V2 डायोड के वोल्टेज के इक्वल रहेगा, बट क्योंकि अब मैंने क्लॉक पल्स डाली है, तो क्लॉक पल्स मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पे डाली है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे V1 निगेटिव रहेगा। अब कितना निगेटिव रहेगा उसकी जरूरत नहीं है, निगेटिव रहेगा। अब मैंने बोला था डायोड का वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का 7 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है। अब इस केस में क्या हुआ, समझ में आ रही है बात? अरे सिंपल सी बात है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे देखो क्लॉक पल्स मैंने जैसी ही डाली, तुरंत तो आउटपुट चेंज नहीं होगा ना। क्लॉक पल्स डालने का मतलब है उस टाइम सिर्फ V1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स डाली उस टाइम V1 की वैल्यू ही चेंज होगी, बिकॉज क्लॉक पल्स V1 इनपुट पे डाली है। इसका मतलब बाकी सब चीजें वैसी ही रहेंगी जो t इक्वल टू t इज लेस देन 0 पे थी, तो t इज लेस देन 0 पे आउटपुट प्लस सैचुरेशन पे था, और V1
क्योंकि V1 पे अप्लाई किया यानी V1 चेंज हो जाएगा, V2 तो फिक्स ही रहेगा, बिकॉज V2 का वोल्टेज तो तब चेंज होगा जब आउटपुट चेंज होगा। अरे सिंपल सी बात है, आउटपुट चेंज होगा तभी V2 चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी आउटपुट चेंज हुआ ही नहीं, आउटपुट जो पहले था वही था, इसका मतलब V2 वही रहेगा, यानी डायोड के वोल्टेज के इक्वल रहेगा। और V1 पे क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनपुट सिग्नल डाला है, डायरेक्ट क्लॉक पल्स डाली है, इसलिए V1 निगेटिव बन जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात, समझ में आ रही है? देखो बहुत डीप है लेकिन समझ में जाओ। जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स डाली आउटपुट तुरंत चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? आउटपुट तुरंत चेंज नहीं होगा, आउटपुट जो पहले था t इक्वल टू 0 से जो पहले था वही रहेगा। अब आउटपुट अगर पॉजिटिव सैचुरेशन पे है तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो डायोड का वोल्टेज होगा, तो वही कर रखा है। और इसे मैंने इसलिए चेंज कर दिया बिकॉज क्लॉक पल्स निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स है, तो निगेटिव कोई क्लॉक पल्स सीधे सीधे इसके V1 वोल्टेज को निगेटिव बना देगी। कुछ बुक में क्या करा जाता है कि यहाँ पे एक डिफरेंशिएटर सर्किट लगाया जाता है, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर। तो आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो, बट मैं नहीं दिखा रहा। मतलब कुछ बुक में यहाँ कैपेसिटर C1 और यहाँ रेजिस्टेंस R1 का यूज किया, CI और रेजिस्टेंस RI का यूज किया जाता है, बट मैं वो नहीं दिखा रहा क्योंकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊं? तो ये काम करते हैं एक्चुअली, इस सर्किट में ये भी होता है, डिफरेंशिएटर सर्किट लगाते हैं यानी एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगाते हैं, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई फर्क नहीं पड़ता तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, इसके इनपुट पे जैसे ही निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम V1 निगेटिव बन जाता है। तो यानी t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 टाइम में V1 इज लेस देन V2। अरे V2 पॉजिटिव है, V1 निगेटिव है, इंप्लाइज दैट आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? मैंने ये समझाया है कि V1 इज लेस देन V2 तो आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 ये सिचुएशन थी, लेकिन जैसी टाइम t इक्वल टू 0 पे क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, आउटपुट उस क्लॉक पल्स के अप्लाई होने के जस्ट बाद आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन में बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसी को हम कहते हैं टाइमिंग स्टेट। टाइमिंग स्टेट कहने का मतलब है अनस्टेबल स्टेट। यानी अभी हमने क्या किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे निगेटिव क्लॉक पल्स को अप्लाई करके हमने आउटपुट को निगेटिव सैचुरेशन पे स्विच कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉज करके नोट कर लो। तो इस कैलकुलेशन के जस्ट बाद आप ये लाइनें भी लिख सकते हो। 10 as we apply the negative going clock pulse to the positive terminal of the op amp means operational amplifier, then output of this multivibrator gone to the negative saturation state। ठीक है, negative V saturation state which is unstable state or oblique quasi stable state। ठीक है, ये दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, दिख रहा है। क्लियर हो गई बात? यानी जैसे हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे क्लॉक पल्स अप्लाई की तो देखो आउटपुट और V2 सेम ही रहेगा, बट क्लॉक पल्स किसको चेंज करेगी? V1 को चेंज करेगी। तो इससे क्या होगा, V1 इज लेस देन V2 यानी आउटपुट निगेटिव V सैचुरेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर टाइमिंग यानी ट्रांजिशन टू टाइमिंग स्टेट या ट्रांजिशन टू अनस्टेबल स्टेट डिस्कस करने के बाद अब थर्ड स्टेप है इसकी वर्किंग को समझने का, वो है क्वासी स्टेबल स्टेट या टाइमिंग स्टेट। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अनस्टेबल स्टेट कब तक, किस टाइम ड्यूरेशन तक टिकी रहेगी आउटपुट पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हो, एज टाइम पासेज करने का मतलब जैसे ही टाइम t इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन कैपेसिटर C इज निगेटिवली चार्जिंग टुवर्ड्स माइनस V सैचुरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जो आउटपुट है वो कहां पे सेट हो गया? माइनस का V सैचुरेशन पे सेट हो गया। तो ये जो कैपेसिटर है वो निगेटिव V सैचुरेशन तक चार्ज होने की कोशिश करेगा थ्रू द रजिस्टर। इस रजिस्टर के थ्रू ये चार्ज होने की कोशिश करेगा। इन दिस केस डायोड D1 इज नाउ इन रिवर्स वाइज। अब सिंपल सी बात है, आउटपुट निगेटिव है, इसका मतलब डायोड का ये वाला टर्मिनल निगेटिव और ये वाला टर्मिनल ग्राउंड वोल्टेज पे, यानी ये एक तरह से पॉजिटिव वोल्टेज की तरह काम करेगा, ये निगेटिव वोल्टेज की तरह। यानी अब डायोड क्या बन गया? रिवर्स वाइज में बन गया। रिवर्स वाइज बनने से मीनिंग ये है कि इस डायोड के अक्रॉस अब कितना भी वोल्टेज डेवलप किया जा सकता है।
क्लियर हो गई बात? इसका मीनिंग ये है कि इस कैपेसिटर को हम कितना भी चार्ज कर सकते हैं अगर ये डायोड रिवर्स वाइज में है तो यही बात है, यही बात मैंने आगे भी लिखी है। इन दिस केस डायोड D1 इज नाउ इन रिवर्स वाइज, सो कैपेसिटर कैन बी चार्ज्ड अप टू -V सैचुरेशन। यानी इस केस में जैसे ये डायोड D1 रिवर्स वाइज में चला गया, जैसे आउटपुट निगेटिव बना, तो इसका मतलब इस केस में कैपेसिटर को हम -V सैचुरेशन तक चार्ज कर सकते हैं। अब देखो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है उसके ऊपर आगे डिस्कस करने से पहले ये समझ लो कि इनिशियली क्या है हमारे पास। इनिशियली कहने का मतलब है जब मैंने टाइम t इक्वल टू 0 रखा था तो आउटपुट +V सैचुरेशन पे था। उस केस में ये मैंने ये लाइन लिखी है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 आउटपुट +V सैचुरेशन पे था, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है यानी Vc, जिसे हम V2 लिख रहे हैं, वो डायोड के वोल्टेज के बराबर है, यानी वो Vd के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे काम आने वाली है, बिकॉज अभी हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये इनिशियल कंडीशन याद रखना, बाकी सब नीचे की चीजें काम की नहीं है तो उनको मैं मिटा रहा हूं। तो अब फिर से इस लाइनों को समझते हैं। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जैसे टाइम t इक्वल टू 0 से बड़ा होता है, यानी टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो -V सैचुरेशन की तरफ चार्ज होता है। अच्छा, अब एक और बात बता दूं कि t इक्वल टू 0 के बाद हम कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहे, यानी इस केस में एंड अब इनपुट सिग्नल अब हम देना बंद कर चुके हैं। एक क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यानी एक क्लॉक पल्स अप्लाई होने के बाद मैंने इनपुट वोल्टेज को देना ही बंद कर दिया। क्लियर हो गई बात? सिचुएशन क्या है कि हमने सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स दी थी जिसने आउटपुट को नेगेटिव सैचुरेशन पे बना दिया। उसके बाद मैंने इनपुट क्लॉक पल्स यानी टाइम जैसे जैसे t इज ग्रेटर देन 0 है, उस केस में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनपुट पे मैंने कोई और नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं दिया, एंड लेट, ऐसा लिख सकते हैं, एंड लेट आफ्टर t इज ग्रेटर देन 0 v in इज इक्वल टू 0। यानी जैसे t ग्रेटर देन 0 हुआ उसके बाद मैं नेक्स्ट इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो कैपेसिटर क्या होगा, इस आउटपुट निगेटिव होने की वजह से ये निगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, इस केस में मैंने ये सिचुएशन बता दी, एंड ठीक है, एंड VO मुझे पता है माइनस का V सैचुरेशन है, इसके वजह से जो V1 की वैल्यू होगी, क्योंकि अब तो V1 की वैल्यू मैंने 0 यानी इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो अब V1 की वैल्यू जो भी होगी वो इस आउटपुट की वजह से ही क्रिएट होगी। अब मैंने सीधे बोल दिया कि इनपुट पे मैंने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की है जब टाइम t इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अब V1 पे जो भी वोल्टेज होगा ये आउटपुट वोल्टेज की वजह से क्रिएट होगा, तो उसका फॉर्मूला था बीटा VO। मैंने स्टार्टिंग में A हेडिंग के अंदर लिखवाया है कि V1 की वैल्यू क्या होगी, बीटा VO, और VO की वैल्यू क्या है, माइनस का V सैचुरेशन, यानी V1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का बीटा V सैचुरेशन। अब मैं अगेन बता दूं ये क्या है। एक्चुअली मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि बीटा की वैल्यू 0.5 एक टिपिकल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये VC कहने का मतलब अगेन बता दूं V2 इज इक्वल टू VC, मैंने हर बार बताया V2 इक्वल टू VC, यानी V2 टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो अगर -V सैचुरेशन बन गया तो सिचुएशन समझो, तो अगेन क्या हो जाएगा, V2 इज मोर निगेटिव, V2 मोर निगेटिव हो जाएगा और V1 बड़ा बन जाएगा। समझो ये सिचुएशन कब हो सकती है, V2 जब -V सैचुरेशन बन जाए और V1 जब ये है माइनस बीटा V सैचुरेशन। अरे सिंपल सी बात है, ऐसी दो कंडीशन हो सकती हैं। अरे यार जब V2 इस कैपेसिटर का वोल्टेज है वो V सैचुरेशन की तरफ बढ़ेगा तो V1 तो बीटा V सैचुरेशन, V1 की वैल्यू माइनस बीटा V सैचुरेशन ही रह सकती है। तो ये कम निगेटिव है, ये ज्यादा निगेटिव है, इसका मतलब V1 बड़ा हो जाएगा V2 से एक सिचुएशन पे। अब वो सिचुएशन कहाँ क्रिएट होगी, तो उसको एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं, यानी अभी इस सिचुएशन को आने के लिए एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी।
तो समझो वो ग्राफ कैसा होगा कि जैसे ही मैंने निगेटिव कोई क्लॉक पल्स अप्लाई की है वहां से सिचुएशन बदलेगी। यानी ये क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज सिग्नल जो हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं V2 टर्मिनल को दिखा देता हूँ क्योंकि हमें यही देखना है कि जो V2 टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कब V1 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसी पे तो आउटपुट डिपेंड करेगा। तो V2 जब ये यहां से हम टाइम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यहां से हम क्या ले रहे हैं टाइम, यहाँ पे क्या है टाइम t इक्वल टू 0 हमने अज्यूम किया है। यानी इस लाइन से पहले क्या है टाइम t इज लेस देन 0, यानी यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम t इज लेस देन 0 और यहाँ पे टाइम t इज ग्रेटर देन 0। ये सिचुएशन चल रही है। तो देखो मैंने बताया था कि जो ये सिचुएशन लिखी है इनिशियली वो तब भी वैलिड है जब टाइम t इज लेस देन 0 है। तो यानी V2 वोल्टेज यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डायोड के वोल्टेज के इक्वल होगा यहाँ पे, यानी ये है डायोड का वोल्टेज VD। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। और आउटपुट वोल्टेज भी देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की लाइन ये है, आप फिगर अच्छा बनाना, ठीक है। और ये टाइम की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है, ठीक है। अब समझो बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 ये क्या हो जाएगा, आउटपुट अगेन प्लस सैचुरेशन पे ही रहेगा, यानी आउटपुट अगेन प्लस सैचुरेशन पे, ये है VO और वो प्लस V सैचुरेशन पे है। लेकिन मैंने बताया जैसी क्लॉक पल्स अप्लाई की जाएगी उसके जस्ट बाद, यानी t जैसी 0 पे बनेगा ये निगेटिव सैचुरेशन पे जंप कर जाएगा। अब कब तक जंप करेगा उसी की स्टडी करनी है, यानी ये निगेटिव सैचुरेशन पे जंप कर जाएगा, मैंने बता दिया। मैंने दूसरे केस में जब ट्रांजिशन टू स्टेबल स्टेट में बताया था जैसे t इज ग्रेटर देन 0 बनेगा आउटपुट माइनस का V सैचुरेशन पे चला जाएगा, तो वही तो दिखाया है। लेकिन ये क्या करेगा, जैसे ही आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन पे गया, जैसे ही आउटपुट ये निगेटिव सैचुरेशन पे गया ये डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कहने का मतलब है निगेटिवली चार्ज होगा ये। अब निगेटिवली चार्ज कहां तक होगा वो स्टडी करना है, यानी ये इस तरह से डाउन होता रहेगा। वैसे तो ये एक्सपोनेंशियली डाउन होगा, मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। यानी सिंपल सी बात है, डायोड का वोल्टेज ये क्या था एक्चुअली, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डायोड के वोल्टेज के इक्वल था, यानी बिफोर टाइम t इक्वल टू 0। बट अब ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो निगेटिवली उसके जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियली होती है। अभी मैं फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे ऐसे दिखा दूं कि ये निगेटिवली चार्ज हो रहा है। कहां तक चार्ज होगा, भाई यार यहां तक चार्ज हो सकता है, यानी इसका एक माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक चार्ज होगा। अभी समझाता हूं कैसे। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज है। अच्छा ये लाइन है, आप फिगर अच्छा बनाना, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियली डाउन हो रहा है, ये एक्चुअली कैपेसिटर का ही वोल्टेज है। V2 कहने का मतलब है, मैंने समझाया है, इसे आप V2 बोल दो या VC बोल दो, बात बराबर है। कैपेसिटर का वोल्टेज ही तो V2 का वोल्टेज है, तो वो डाउन हो रहा है क्योंकि आउटपुट देखो टाइम t इक्वल टू 0 के बाद, टाइम t इक्वल टू 0 के बाद आउटपुट, ये जो आउटपुट है VO वो निगेटिव हो गया है, तो निगेटिव हो गया है इसका मतलब कैपेसिटर निगेटिवली चार्ज होगा। अब निगेटिवली चार्ज होते होते वो इस माइनस बीटा वी सैचुरेशन से जैसी ज्यादा निगेटिव बनेगा। अरे सिंपल सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं, V2 यानी VC कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो निगेटिव वी सैचुरेशन तक चार्ज होने वाला है। अब निगेटिव वी सैचुरेशन तो माइनस बीटा वी सैचुरेशन से भी नीचे होगा, यानी निगेटिव वी सैचुरेशन फॉर एग्जांपल कहीं यहां होगा, यहां कहीं माइनस का वी सैचुरेशन होगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले उसे माइनस बीटा वी सैचुरेशन से ज्यादा निगेटिव बनना पड़ेगा। तो जैसी माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक वो पहुंचेगा, यानी जैसी, अब सिंपल सी बात है, कहानी समझ में आ रही है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक
चार्ज होना चाहता था, बट V1 की वैल्यू क्या है, माइनस बीटा वी सैचुरेशन। तो ये माइनस बीटा वी सैचुरेशन से जैसे ही थोड़ा सा निगेटिव चार्ज होगा, इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, यानी जैसे ही V2 माइनस बीटा वी सैचुरेशन से ज्यादा निगेटिव होगा, यानी जैसी V2 की वैल्यू माइनस बीटा वी सैचुरेशन से जरा सा भी कम होगी, यानी और निगेटिव होगी, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, V2 इज लेस देन V1। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल यहां से यहां समझो, कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये लगातार डाउन होना चाह रहा है, कहां तक, माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक। अब माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक डिस्चार्ज होने के लिए यार पहले उसे माइनस बीटा वी सैचुरेशन से थोड़ा और निगेटिव बनना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा और निगेटिव बनेगा V2 इज लेस देन V1, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, आउटपुट अगेन प्लस वी सैचुरेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बताया था V1 बड़ा होगा तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन पे होगा, V2 छोटा होगा तो आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन पे होगा। यानी सिंपल सी बात है, ये ग्राफ से भी समझो ना, ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं मैं, ताकि और अच्छा समझ में आए आपको। कैपेसिटर निगेटिवली कितना भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली बस वो डायोड के वोल्टेज के बराबर चार्ज हो सकता है। तो निगेटिवली वो माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक चार्ज हो सकता था, लेकिन वो जैसे ही माइनस बीटा वी सैचुरेशन से और थोड़ा निगेटिव बनेगा, यानी इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, यानी एक टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, यानी उस टाइम के बाद, उस टाइम के जस्ट बाद हमें कैसी सिचुएशन मिलेगी कि V2, यानी इस टाइम के जस्ट बाद, यानी इस टाइम पे, सो एट एनी टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बीटा वी सैचुरेशन इज ग्रेटर देन V2। जैसे ये सिचुएशन मिलती है, देन VO इज इक्वल टू प्लस वी सैचुरेशन। यानी उस केस में देखो सिंपल सी बात है, अब ये निगेटिव होता चला जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि क्या V1 की वैल्यू जो कि माइनस बीटा वी सैचुरेशन थी वो कम निगेटिव और V2 ज्यादा निगेटिव बन जाएगी। देखो V2 ज्यादा निगेटिव और जो V1 है वो कम निगेटिव होगी, यानी V1 कम निगेटिव कहने का मतलब है V1 इज ग्रेटर देन V2, तो उस सिचुएशन में आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये वो पॉइंट है, यानी टाइम देखो यहां पे तो टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी यहां पे जो भी टाइम होगा वो ये टाइम ड्यूरेशन होगी, यहां पे टाइम t इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये टाइम ड्यूरेशन t के बाद जो इसका आउटपुट है वो जस्ट स्विच हो जाएगा प्लस वी सैचुरेशन पे। इस तरह से वो उसी पे ही रहेगा। तभी इस स्टेट की माइनस वी सैचुरेशन की स्टेट अनस्टेबल है, बिकॉज वो सिर्फ टी टाइम तक ही स्टेबल है, टी टाइम के बाद वो अगेन प्लस वी सैचुरेशन पे चली जाएगी। ठीक है, यहां पे इतनी बात समझ में आ गई। तो अब तक जो भी हमने कैलकुलेशन की उससे क्या रिजल्ट निकला उसको हमने नोट्स में भी लिख दिया है, तो मैं पढ़ देता हूं। इट मीन्स आफ्टर, यानी उस कैलकुलेशन के जस्ट बाद आप नोट्स में ये लाइन लिखोगे, इट मीन्स आफ्टर t इक्वल टू 0 यानी t इज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर चार्जिंग टुवर्ड्स प्लस वी सैचुरेशन। यानी जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी जो V2 है वोल्टेज, वो टाइम t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद माइनस वी सैचुरेशन के टुवर्ड्स चार्ज होने लगेगा। ठीक, चार्जिंग टुवर्ड्स माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, बट एज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रीचेज जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू माइनस बीटा वी सैचुरेशन, क्योंकि अब सीधी सीधी बात है कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस वी सैचुरेशन, यानी इस लाइन में देखो ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है इसी ग्राफ की ये लाइन है। तो इस ग्राफ में ये निगेटिवली कुछ भी चार्ज हो सकता है, और कहां तक चार्ज हो सकता है, माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक। तो माइनस बीटा वी सैचुरेशन तक चार्ज होने के बाद
लिए उसे माइनस बीटा वी सैचुरेशन से जस्ट थोड़ा और निगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। तो जैसे माइनस बीटा वी सैचुरेशन से थोड़ा सा भी और निगेटिव चार्ज होता है तो होता क्या है, बट एज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रीचेज जस्ट ग्रेटर देन माइनस जस्ट लेस देन, जस्ट ग्रेटर देन नहीं, जस्ट लेस देन, जस्ट लेस देन वैल्यू माइनस बीटा वी सैचुरेशन V2 इक्वल टू VC बिकम मोर निगेटिव देन V1। यानी जैसी V2 की वैल्यू, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है मैंने पहले ही बताया, V1 की वैल्यू है माइनस का बीटा वी सैचुरेशन, मैंने पहले लिखी थी, अब फिर लिख दे रहा हूं, V1 की वैल्यू है माइनस बीटा वी सैचुरेशन। अब ये V2 की वैल्यू जैसी माइनस बीटा वी सैचुरेशन थोड़ा सा भी निगेटिव होगी, ये सिचुएशन बन जाएगी V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना। V2 यानी VC become more negative than V1, so at this situation V1 is greater than V2, इसका मतलब आउटपुट अगेन प्लस V सैचुरेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, thus आउटपुट अगेन गॉन टू द स्टेबल स्टेट प्लस V सैचुरेशन। इसका मतलब जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज या V2 का वोल्टेज V1 के वोल्टेज से थोड़ा और निगेटिव बनेगा, आउटपुट अगेन प्लस V सैचुरेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट टाइम ड्यूरेशन थ्रू विच आउटपुट रिमेन क्वासी स्टेबल स्टेट, remain in quasi stable state, for this purpose we have to calculate the voltage across capacitor by following rule। इसका मतलब समझो, देखो अगर मुझे ये टाइम निकालना है, ये टाइम यानी ये टाइम ड्यूरेशन निकालनी है जिस टाइम ड्यूरेशन में वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है या क्वासी स्टेबल स्टेट में रहता है, तो इस टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस कैपेसिटर की चार्ज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना होगा। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो टाइम का फंक्शन होता है और उसका फॉर्मूला होता है V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल मल्टीप्लाई बाई E रेस्ट पावर T अपॉन RC। R क्या है, वो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आप यहां बता सकते हो वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस थ्रू विच कैपेसिटर इज चार्जिंग। ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दूं। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। वी आई क्या है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहने का मतलब है टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था, तो कैपेसिटर का वोल्टेज टी इक्वल टू 0 यानी टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का वोल्टेज वीडी था। क्लियर हो गई बात, यानी सिंपल सी बात है, कैपेसिटर का वोल्टेज यानी वी आई की वैल्यू, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वी एफ क्या है, फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कहां तक चार्ज हो सकता है, तो कैपेसिटर माइनस वी सैचुरेशन तक चार्ज हो सकता है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस वी सैचुरेशन, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन है, एट टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी, यानी जब टाइम ड्यूरेशन यानी टी इक्वल टू 0 से जब टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी बना, यानी टी इक्वल टू कैपिटल टी पे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, इज इक्वल टू, वो हमें पता चल गया वो है माइनस का बीटा वी सैचुरेशन, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन। अरे ये फिगर को देख के समझो ना, देखो मैंने क्या बताया, वी सी टी, यानी जब मैंने टी की वैल्यू ऐसे लिख लूं, कैपेसिटर का वोल्टेज कब टाइम, जब टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी बना, तो उस टाइम पे कैपेसिटर का वोल्टेज, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जब टाइम टी इक्वल टू टी बना तो कैपेसिटर
का वोल्टेज कितना हो गया, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन, यहां पे पहुंचा ना, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन। तो ये क्या बना, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन, या इसे शॉर्टकट में वी सी कैपिटल टी इक्वल टू माइनस का बीटा वी सैचुरेशन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे सारी वैल्यू पता है, वी आई की वैल्यू पता है, वी डी है, वी एफ की वैल्यू पता है, माइनस का वी सैचुरेशन है, और वी सी टी की वैल्यू पता है, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूं, टी को कैपिटल टी बना दे रहा हूं, यानी वी सी बन गया कैपिटल टी, स्मॉल टी बन गया कैपिटल टी, वी एफ की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, प्लस वी आई माइनस वी एफ, इसकी भी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, ई रेस्ट टू पावर टी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का कैपिटल टी अपॉन आर सी। अच्छा, इसकी वैल्यू अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, तो वी सी की वैल्यू यानी कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी पे कितना है, माइनस का बीटा वी सैचुरेशन, वी एफ की वैल्यू क्या है, माइनस का वी सैचुरेशन, प्लस वी आई की वैल्यू क्या है, वी डी है, वी एफ की वैल्यू क्या है, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी सैचुरेशन, और ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करके हम इस कैपिटल टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, आसान है। ठीक है, करते हैं, मिटा दो इसको। तो क्या हो जाएगा, ये इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वी सैचुरेशन माइनस बीटा वी सैचुरेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी डी प्लस वी सैचुरेशन, और ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां से वी सैचुरेशन को कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस बीटा इक्वल टू वी डी प्लस वी सैचुरेशन ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हम ऐसा करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, वी सैचुरेशन 1 माइनस बीटा अपॉन वी डी प्लस वी सैचुरेशन। ठीक है, मिटा दो ऊपर की चीजें, पॉज करके नोट करते रहे। अब समझो, मैं इसको रिवर्स करूं, यानी ये इसे प्लस का, इसकी पावर प्लस बनाऊं, यानी ई अपॉन ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी प्लस वी सैचुरेशन अपॉन वी सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बीटा। अच्छा, ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज दो तो ये 1 प्लस वी डी अपॉन वी सैचुरेशन बन जाएगा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये बन जाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, टी अपॉन आर सी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, लॉग ई वेज 1 प्लस वी डी अपॉन वी सैचुरेशन अपॉन 1 माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, यानी टाइम ड्यूरेशन टी इक्वल टू क्या हो गया, आर सी लॉग ई वेज 1 प्लस वी डी अपॉन वी सैचुरेशन अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है, कोई मिस्टेक, हमने कोई मिस्टेक की, देख लेते हैं। कोई मिस्टेक नहीं की तो ऐसा करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं, मिटा दो नीचे की चीजें। आप चाहो तो ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है, वैसे ये फाइनल एक्सप्रेशन है, आप चाहो तो डेरिवेशन यहीं खत्म कर सकते हो, बट जिनको कॉपी भरने का शौक है वो आगे देख लें कि लेट जो वी डी है वो वेरी वेरी लेस देन वी सैचुरेशन है, क्योंकि मैंने बताया था वी डी की वैल्यू क्या होती है, 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन डायोड। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो टर्म है यानी वी डी अपॉन वी सैचुरेशन वो बन जाएगा 0,
तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू आर सी लॉग ई वेज 1/1 माइनस बीटा। इसको सॉल्व करने के बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टी इक्वल टू माइनस आर सी लॉग 1 माइनस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट करते रहा। ठीक है, मिटा दूं ऊपर की चीज। तो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, कॉपी भरने का शौक है तो आगे देखते रहो। लेट बीटा की वैल्यू अगर मैं 0.5 अज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस का आर सी लॉग ई वेज, ये ई वेज है ना 0.5, और लॉग ई वेज 0.5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो वो आती है 0.69 इंटू आर सी, या टी की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.7, अप्रोक्सीमेटली 0.7 आर सी। तो हम देख रहे हैं कि जो अनस्टेबल स्टेट है या जो क्वासी स्टेबल स्टेट है उसकी टाइम ड्यूरेशन इस रजिस्टर और कैपेसिटेंस, इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम जितना चाहें उतना इस अनस्टेबल स्टेट की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी हम चाहे जितना उतना मर्जी इसको यानी क्वासी स्टेबल स्टेट को की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। क्लियर होगा? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर। तो जहां पे आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है, सॉरी हाँ एक गलती हो गई, अभी याद आया, लॉग ई वे 0.5 की वैल्यू होती है माइनस का 0.69। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। तो पहले से माइनस है, इसकी वैल्यू भी माइनस आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि 1 से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 से नीचे की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, पहले से नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यानी ये प्लस का 0.7 आरसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आप ये लाइनें लिख सकते हो, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द क्वासी स्टेबल स्टेट फॉर द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए क्वासी स्टेबल स्टेट की टाइम ड्यूरेशन का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ नहीं है, ये इट है। इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। सो वी कैन कंट्रोल द टाइम ड्यूरेशन टी ऑफ द क्वासी स्टेबल स्टेट ऑफ एनी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी हम किसी भी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की क्वासी स्टेबल स्टेट की टाइम ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे। अच्छा, ये सब बताने के बाद एक और बात बतानी भूल गया कि देखो सिंपल सी बात है, जैसे यानी इस सिचुएशन पे हमारा आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे बना, यानी टी इज ग्रेटर देन कैपिटल टी। जैसी कैपिटल टी यानी इस टाइम के बाद आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि इस टाइम के बाद आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये जो नीचे का ग्राफ है ये आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन पे जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये कैपेसिटर अगेन पॉजिटिव वी सैचुरेशन की तरफ चार्ज होगा। तो यानी इसका ग्राफ ये ना होके, यानी ये जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये गया नहीं। तो ये क्या हो गया, जस्ट टी इक्वल टू कैपिटल टी के जस्ट बाद ये अगेन चार्ज होने लग जाएगा। कहां? इस लाइन की तरफ। यानी इस, क्योंकि अब सीधे अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये 0 वोल्ट, इसका मतलब अब डायोड अगेन फॉरवर्ड बाइस में हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर डायोड के वोल्टेज के बराबर चार्ज हो सकता है। इसका मतलब अगेन अब कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होगा कहां तक? डायोड के वोल्टेज तक, यानी डायोड के वोल्टेज यहां तक चार्ज होगा। यानी इसके आगे का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, याद रखना ये बात। बुक में इसका फिगर मैं अभी वीडियो के लास्ट में भेज दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, बस मैं समझा रहा हूं कि यानी कैपेसिटर का वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यानी इस टाइम t इक्वल टू कैपिटल टी के जस्ट बाद कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगा। कहां तक? डायोड के वोल्टेज तक, बिकॉज डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। तो डायोड फॉरवर्ड वाइस में डायोड का वोल्टेज Vd
0.7 तक ही रह सकता है, 7 वोल्ट तक ही रह सकता है। इसका मतलब कैपेसिटर जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो डायोड के वोल्टेज के बराबर ही चार्ज होगा। तो अब जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आती है, जब तक नेक्स्ट निगेटिव क्लॉक पल्स नहीं दी जाती है, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और जैसी निगेटिव क्लॉक पल्स दी गई तुरंत ये निगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत ये निगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ये निगेटिव क्लॉक पल्स भी दिखा सकते हो, बट बुक में नहीं दिखाया तो हम क्यों दिखाएं, ठीक है। मैं बुक का ये फिगर भेज देता हूं ताकि आपको इस फिगर में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गई बात। चौधरी एंड जैन की बुक में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का फिगर इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये बना लेना, अदरवाइज जो मैंने बनाया था बोर्ड पे वो बना सकते हो, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के इनपुट पे जो क्लॉक पल्स है उसका ग्राफ ये बनाया है बुक में, ठीक है। और इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो ये कैपेसिटर लगा है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका ग्राफ इन्होंने ये बनाया है। और इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के आउटपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उसका ग्राफ इन्होंने ये बनाया है, ठीक है। इसमें टाइमिंग नहीं दिखाई है इन्होंने, टाइम t = 0 नहीं दिखाया, लेकिन वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखो कॉपी में जब मैंने फिगर बनाया है तो इनपुट क्लॉक पल्स, ठीक है, जब अप्लाई की गई है तो उस टाइम क्या है, t = 0, उससे पहले टाइम t < 0 और उसके बाद t < 0। तो इस तरह से एग्जैक्ट फिगर आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि बुक वालों ने क्या किया है, ध्यान से देखो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जब -β V सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है तो उसका जो वोल्टेज है वो स्ट्रेट लाइन में चेंज किया है इन्होंने, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। स्ट्रेट लाइन में कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका जो चेंज होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इसका जो चेंज होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गई बात। और इसी तरह से जब क्या कहते हैं वोल्टेज इंक्रीज होगा, जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा तो वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और कहाँ तक इंक्रीज होगा, VD तक, यानी डायोड के वोल्टेज तक। मैंने ये दिखाया नहीं था, बट यहाँ पे ये जो वोल्टेज की लाइन है ये डायोड के वोल्टेज की लाइन है। तो बस आप चाहो तो इसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज दिखा सकते हो, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। बट बुक वालों ने क्या किया है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे स्ट्रेट लाइन में ही डिक्रीज किया है और स्ट्रेट लाइन में ही इंक्रीज किया है, ठीक है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं तीनों अलग अलग ग्राफ है। इनपुट पे जो क्लॉक पल्स है उसका अलग ग्राफ बनाओगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका अलग ग्राफ बनाओगे, और जो आउटपुट पे क्लॉक पल्स जनरेट हो रही है उसका अलग ग्राफ बनाओगे। लेकिन उनकी टाइमिंग का रिलेशन इस तरह से दिखाओगे जैसा मैंने कॉपी में दिखाया। अब बोर्ड में मैंने अच्छा फिगर नहीं बनाया था इसीलिए मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ। ध्यान से देख लो कि जहाँ पे ये क्लॉक पल्स अप्लाई हुई है इनपुट पे, वहीं से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। क्लियर हो गई बात। और वहीं से आउटपुट भी निगेटिव सैचुरेशन पे सेट हो जाएगा, यानी वो टाइम t = 0 है जहाँ पे हमने क्लॉक पल्स को अप्लाई किया है। उससे पहले t < 0 पे आउटपुट क्या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा वो भी इस ग्राफ में दिख रहा है, और आउटपुट क्या होगा वो भी इस ग्राफ में दिख रहा है। यानी t < 0 से पहले आउटपुट पर वोल्टेज क्या होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा वो इस ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन जैसी ये टाइम ड्यूरेशन खत्म होती है, यानी कैपिटल T खत्म होता है, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो β V सैचुरेशन से जस्ट जैसी ज़्यादा होता है आउटपुट चेंज हो जाएगा पॉजिटिव सैचुरेशन पे, जो कि स्टेबल स्टेट है। तो जैसे ही आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन में सेट हुआ फिर से कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होगा, कहाँ तक, डायोड के वोल्टेज तक। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी था इसीलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि जो इनपुट पे हमने निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स दी थी उसकी जो विड्थ है, यानी जो उसकी लो स्टेट की जो विड्थ है, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम की एक्सिस है तो जो विड्थ होगी वो टाइम के टर्म्स में होगी। तो विड्थ को मैंने t सफिक्स में स्मॉल p से दिखाया है। तो जो इनपुट क्लॉक पल्स की जो विड्थ है वो आउटपुट पल्स की विड्थ से वेरी वेरी लेस होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसे अपना ऑपरेशन यानी इसको अपनी आउटपुट वेवफॉर्म अगर प्रोड्यूस करनी है अच्छी तरह से, तो
कंडीशन ये है कि टीपी की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए कैपिटल टी के, यानी आउटपुट पल्स विड्थ से वेरी वेरी लेस होनी चाहिए। टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म की विड्थ है। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स का काम क्या है कि V1 को, इसका काम क्या है, टीपी का काम ये था कि V1 को उसे निगेटिव बनाना था। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा था कि V1 लेस हो रहा था V2 के, इंप्लाइज दैट जो आउटपुट था वो माइनस V सैचुरेशन पे चला जाना चाह रहा था। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हो गई बात? इसके वजह से ही आउटपुट माइनस V सैचुरेशन पे गया, क्योंकि इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि देखो जैसे ही क्लॉक पल्स आई आउटपुट सीधे निगेटिव सैचुरेशन पे गया, आउटपुट सीधे निगेटिव सैचुरेशन पे गया इस तरह से। लेकिन अगर ये टीपी कंटिन्यूअसली V1 को निगेटिव ही बनाता रहे तो ये सिचुएशन तो होल्ड करती ही रहेगी। इसका मतलब ऑलवेज V1 इज लेस देन V2 ही रहेगा और आउटपुट हमेशा माइनस V सैचुरेशन पे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर इस क्लॉक पल्स की विड्थ को मैं इससे बड़ा कर दूं, इससे बड़ा कर दूं, यानी यहां तक कर दूं, बात समझ में आ रही है? तो होगा क्या कि ये तो हमेशा निगेटिव सैचुरेशन पे ही रहेगा ना, तो ये इसकी हम टाइम ड्यूरेशन तो मेजर ही नहीं कर सकते। इसकी टाइम ड्यूरेशन तभी मेजर कर सकते हैं जब इनपुट क्लॉक पल्स की जो विड्थ है वो वेरी वेरी लेस हो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो जस्ट ट्रिगर करेगा, वो जस्ट स्मॉल टाइम के लिए ही V1 को निगेटिव बनाएगा, यानी जस्ट फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम जिसकी हमें जरूरत है। हमें जस्ट ट्रिगर करना है, हमें जस्ट ट्रिगर करना है कि जो आउटपुट है वो पॉजिटिव सैचुरेशन से निगेटिव सैचुरेशन में चेंज हो जाए, बस ट्रिगर करना है। उसके बाद ये चेंज ही रहेगा। कब तक? जब तक कैपेसिटर इस माइनस बीटा वी सैचुरेशन के लेवल को क्रॉस नहीं करता। तो ये जैसे ही क्रॉस करेगा ये अपने आप पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आउटपुट निगेटिव सैचुरेशन में ही बना रहे, तब प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को हम खत्म कब कर सकते हैं? जब इसकी क्लॉक, जो इनपुट क्लॉक पल्स है उसकी विड्थ को अगर हम वेरी वेरी लो लें तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। और इससे होगा क्या कि आउटपुट जस्ट निगेटिव सैचुरेशन होने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो फिर से पॉजिटिव बन जाए। फिर से क्या कहते हैं, उसी फॉर्मूले को फॉलो करें, इस फॉर्मूले को V1 इज इक्वल टू बीटा आउटपुट, इस फॉर्मूले को फॉलो करें। यानी इस फॉर्मूले को वो कब तक फॉलो नहीं करेगा? जब तक इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाई हुई है। जैसी इनपुट क्लॉक पल्स खत्म हुई, जैसे यहां पे इस पॉइंट पे खत्म हुई, अब ये वाला फॉर्मूला होल्ड करने लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला होल्ड करना बहुत जरूरी है अगर हमें इसके आउटपुट को टी टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर से पॉजिटिव सैचुरेशन पे सेट करना है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? देखो सिंपल सी बात है, ये विड्थ अगर चौड़ी रह जाएगी, अगर इस टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा चौड़ी अगर इनपुट क्लॉक पल्स की विड्थ रह गई तो होगा क्या कि आउटपुट तो निगेटिव ही रह गया ना। और हमें तो आउटपुट को एक कांस्टेंट टाइम ड्यूरेशन के बाद पॉजिटिव सैचुरेशन पे सेट करना है। तो ये तभी हो पाएगा जब इनपुट क्लॉक पल्स की जो विड्थ है उसको हम वेरी वेरी लो सेट करें आउटपुट क्लॉक पल्स की विड्थ से। तो इस बात को आप नोट्स में इस तरह से भी लिख सकते हो, फॉर मोनोस्टेबल ऑपरेशन कॉमा द ट्रिगर पल्स विड्थ टीपी शुड बी मच लेस देन कैपिटल टी कॉमा पल्स विड्थ, यानी कैपिटल टी क्या है? पल्स विड्थ ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, तो ये लाइन आप लास्ट में नोट्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके भाई।